हेलो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश क्या होता है, क्यों कैश हम रखते हैं और कैश मैनेजमेंट का क्या मतलब है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट के कैश मैनेज करने के लिए कि वो हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैनेज करना है, कितना कैश बैलेंस रखना है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है उसमें कैश बजट, कि जिसमें जो है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में डिसाइड किया जाता है कि इन फ्यूचर जो है वो कितने इनफ्लोज होंगे, कितने आउटफ्लोज होंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी पेमेंट्स और रिसीट्स को जो है वो प्लान कर सकें कि कितने कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, की कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो है हमारा, या तो अगर एंटिसिपेटेड बना रहे हैं तो इन फ्यूचर जो है वो कैश कितना बैलेंस है, कितना कहाँ कहाँ किन किन एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, और उसके बाद एंटिसिपेटेड बैलेंस उसके लिए भी हो सकता है। और जो प्रीवियस जो है हमारा रहा है पीरियड, उसके लिए भी बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपने शायद से स्कूल्स में या प्रीवियस क्लासेस में बनाया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि जिसमें हम एक ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं और उसमें जो है उसको फिर उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुआ है, और फाइनली जो है उसके बाद हम फिर अपने क्लोजिंग बैलेंस तक पहुँचते हैं। देन थर्ड हमारे पास कैश फ्लो रेशोज़ हैं, कि कुछ रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं जिससे जो हमें अपनी कैश एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है, हम ताकि उसको कैश को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। एंड एक और कुछ कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हैं हमारे पास, जिनसे जो है हमें कैश बैलेंस के बारे में पता चलता है कि कितना कैश बैलेंस जो है वो मैनेज करना रखना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है, या जिससे हमारा काम चल सकता है, या जिससे हमें जो है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी सफ़र नहीं होंगी और हम जो है अपनी पेमेंट्स को भी टाइमली कर सकते हैं। तो कैश मैनेजमेंट मॉडल हमें जो है उन चीज़ों को डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। तो कैश बजट के बारे में पहले, कैश बजट क्या होता है कि कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे मैंने बताया ना कि बजट जो है वो फ्यूचर के लिए ही बनाया जाता है, पास्ट के लिए नहीं होता बजट कभी भी। तो जो ये बजट है कैश का, तो कैश के बजट के बारे में मतलब है कि कैश के रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स की, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की, कहाँ कहाँ से जो है आपके पास रिसीट्स होंगी, कहाँ कहाँ पर उनकी डिसबर्समेंट्स यानी कि पेमेंट्स होंगी कैश की ड्यूरिंग अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, कि आने वाले समय में जो है वो, चाहे वो आप 6 महीने के लिए बना रहे हैं, 3 महीने के लिए बना रहे हैं, या 1 साल के लिए बना रहे हैं, तो जो कैश बजट आप जितने भी टाइम के लिए बना रहे हैं, तो उसमें जो है कहाँ कहाँ से रिसीट्स होंगी, कहाँ कहाँ से पेमेंट्स होंगी इन फ्यूचर, तो उसके बारे में बनाया जाता है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ सोलोमन इजरा, a cash budget is an analysis of flow of cash in a business over a future। ये मैंने बता दिया कि फ्लो ऑफ कैश, की चाहे उसमें फ्लो ऑफ कैश का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीज़ें आती हैं, ओवर अ फ्यूचर पीरियड, शॉर्ट और लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, की शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म का मतलब है कि 3 महीने के लिए बना लिया आपने, 1 महीने के लिए बना लिया, या लॉन्ग टर्म के लिए कि फॉर ईयर आपने जो है उसके लिए कैश बजट बना लिया। इट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनटेक एंड आउटले। की सिंपल की बात है कि एक फोरकास्ट है जिसमें जो है कैश इनटेक का मतलब रिसीट्स, इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके आउटले, आउटले का मतलब आउटफ्लोज या पेमेंट्स की बात करें, कि उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा कैश बजट बनाया जाता है। एंड इट इज़ अ डिवाइस टू प्लान एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कैश, की एक ऐसा डिवाइस है जिससे जो है हम प्लान और कंट्रोल कर सकते हैं कैश को, क्योंकि बजट हमने पहले बना लिया। प्लान का मतलब कि जो हमने अब काम करने से पहले बना लिया, तो वो बजट हो गया हमारा, कि हमने बजट जो है पहले से बना लिया, तो प्लान हो गया हमारा। प्लानिंग भी है कितनी रिसीट्स, कितनी पेमेंट्स, एंड कंट्रोलिंग, कि वो जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने बजट बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कि उसमें जो है वो कितने अप एंड डाउन्स आए हैं, कि पेमेंट्स जो है वो कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, रिसीट्स का जितनी हमने प्लान की थी उससे कम है, ज़्यादा है, तो क्या रीजंस हैं, कि किस टाइम पे जो हमने जो कैश बैलेंसेस के बारे में या इनफ्लोज आउटफ्लोज के बारे में प्लान किया था, उसमें जो है वो कहाँ पर कमी या ज़्यादा रहा है, क्यों रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पहले से प्लान पड़ा हुआ है, कैश बजट है हमने जो बनाया था, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो कैश बजट के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। द कैश बजट पिन पॉइंट्स द पीरियड व्हेन देयर इज लाइकली टू बी एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैश। तो जो कैश बजट हम बना रहे हैं इन फ्यूचर की, हमारे को जो है वो कितनी रिसीट्स और पेमेंट्स होने वाली हैं, तो उस रिसीट और पेमेंट्स के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि किस समय पर हमारे पास जो है वो एक्सेस रहेगा कैश, और किस समय पर शॉर्टेज रहेगी। तो अगर जो है वो यहाँ पर अगली लाइन में लिखा हुआ है, दस अ फर्म प्रिपेयरिंग अ कैश बजट कैन प्लान द यूज ऑफ एक्सेस कैश एंड मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पर जो है जब हमने कैश बजट बनाया तो हमें पता लग गया कि किस समय पर हमारे पास एक्सेस है और किस टाइम पे शॉर्टेज रहेगी। तो अगर हमारे पास एक्सेस है तो वो एक्सेस का, जैसे मैंने बताया कि अनप्रोडक्टिव है, तो अगर वो हमारे पास एक्सेस है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करें, उसको जो है उसके लिए कि कहाँ पर उसको जो है वो इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, तो कहाँ पर जो है हम उसको प्लान कर सकते हैं कैश बजट के थ्रू कि जो एक्सेस कैश है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, क्या उसका जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है। और किसी समय पर अगर जो है वो कैश की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट उतना कैश अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कैश कब और कैसे कहाँ से जो है उसकी अरेंजमेंट की जाएगी, वो भी हम जो है वो कैश बजट के थ्रू जो है वो पता चल जाता है, तो हम फिर उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि कैश बजट जो हमने फ्यूचर के लिए बनाया, तो फ्यूचर में जो कैश कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहता है तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए ऑप्शन सर्च किए जा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि किसी समय पर कमी पड़ सकती है तो उस कमी को जो है वो हम पहले से ही जो है वो पूरा करने की कोशिश करें, कि उसके लिए अरेंजमेंट्स करें कि कहाँ कहाँ से जो है उसको पूरा किया जा सकता है, कि कौन कौन से सोर्सेज से जो है हम वो कैश अरेंज कर सकते हैं, ताकि जो है हमारे पास जो है वो इन हमारी जो रिसीट्स और पेमेंट्स जो है उनमें बैलेंस बना रहे और एक सफिशिएंट कैश बैलेंस हो, जिससे हमारे जो प्रोडक्शन पे, ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े और एक्सेसिव कैश भी हमारे पास आइडल ना पड़ा रहे। तो इसकी यूजफुलनेस क्या होगी कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैश रिक्वायरमेंट, की कितनी कैश रिक्वायरमेंट्स, पेमेंट्स के लिए कितनी कैश की जरूरत पड़ेगी, वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं। क्वांटम का मतलब है क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, की रिसीट्स और पेमेंट्स की टाइमिंग्स भी हैं और क्वांटिटी भी है। क्वांटम मतलब कि कितनी अमाउंट कितनी अमाउंट रिसीट्स और पेमेंट्स की रहेगी और किस समय पर रहेगी, तो टाइम के हिसाब से बनता है, चाहे वो आपका मंथली बेसिस पर है या हाफ ईयरली बेसिस पर है या डेली बेसिस पर भी अगर आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स का बना रहे हैं, तो उसमें जो है हमें पता रहता है कि कितनी अमाउंट और किस टाइम पर जो है उसकी रिसीट्स और पेमेंट्स होने वाली है। तो ये हमें पहले से पता चल जाता है कैश बजट बनाने से। डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट्स एंड सरप्लस अमाउंट, कि इससे जो है डिटर्मिन कर सकते हैं हम कैश रिक्वायरमेंट की, इन केस की हमारी जो है वो पेमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, रिसीट्स कम हो रही हैं, तो कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको पूरा करना है, कौन कौन से सोर्सेज से उस कैश रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। एंड सरप्लस अमाउंट, साथ ही जो है वो अगर सरप्लस अमाउंट रह जाती है किसी समय पर, हमारे पास जो है वो एक्सेस हो जाती है रिसीट्स और उतनी पेमेंट्स नहीं है बट रिसीट्स ज़्यादा हैं, तो उस एक्सेस कैश को हमने जो है कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है, तो वो उसमें हेल्प करता है कैश बजट हमें। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन चेंजेस टू बी मेड इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री पॉलिसीज। तो हमें जो है वो साथ साथ ये भी पता चलता है कि जो हमारी इन्वेंट्री पॉलिसीज हैं, रिसीवेबल्स हैं, उसमें हम क्या चेंज करें कि जिससे जो है हमारे कैश के बैलेंस की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। कि जैसे हमारे पास हमें पता चल रहा है कि हमारी जो है वो पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसीट्स कम है, तो हम जो है वो रिसीवेबल्स यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं उनका जो है वो क्रेडिट पीरियड कम कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज कम मेंटेन कर सकते हैं कि उससे जो है वहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट रिलीज हो जाए। तो वो इन्वेंट्री पॉलिसीज या रिसीवेबल्स, उसमें हम पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द कैश रिक्वायरमेंट एंड सरप्लस अमाउंट। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में तो आपने पहले भी पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है। इन शॉर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द चेंजेस इन कैश पोजीशन बिटवीन टू डेट्स। जैसे आपको पता ही है कि एक ओपनिंग कैश बैलेंस लेके चलते हैं और एक जो है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में क्या क्या इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए हैं उसके बारे में जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिससे हमें कैश पोजीशन के बारे में पता चलता है बिटवीन टू डेट्स की स्टार्टिंग में कितना था और एंड में कितना था, तो स्टार्टिंग से एंड के बीच में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रीजंस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, की उसमें जो है क्लियर कट पता चल जाता है कि इनफ्लोज कहाँ कहाँ से हैं, किन किन एक्टिविटीज से इनफ्लोज हुए हैं और आउटफ्लो कौन कौन सी एक्टिविटीज में हुआ है। दिस स्टेटमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग द इन प्रिपरेशन ऑफ इमीडिएट फ्यूचर प्लान, की हमारा जो इमीडिएट फ्यूचर प्लान है, कैश जो है करंट एसेट है, तो इसलिए जो है वो इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स के लिए जो है वो हमें हेल्प करती है। विद दिस हेल्प such causes can be ascertained which explain why the liquidity position is weak despite adequate profits. This statement highlights the financial policies adopted by the बिजनेस। तो इस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी
इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं वो हमने कहाँ कहाँ पर किए हैं, और साथ ही ये क्योंकि उसमें रीज़न भी लिखे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर किए गए हैं। इनफ्लोज, ये अमाउंट तो पता ही है, साथ में इनफ्लोज और आउटफ्लोज की अमाउंट तो पता ही है, बट साथ ही हमें ये भी पता है कि इनफ्लोज कौन कौन से सोर्सेज से हुए हैं और आउटफ्लोज जो है वो कहाँ कहाँ पर हमने पैसा जो है वो पे किया है, पेमेंट्स कौन कौन सी जगह पर हुई है। तो उससे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी जगह पर पेमेंट्स है, कौन कौन सी जगह पर रिसीट्स हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या रीज़न है, किस वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है। बेशक उसके पास जो है वो एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, पर्याप्त प्रॉफिट्स हैं, बट लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है कि इतने प्रॉफिट्स होने के बाद भी कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब उनके पास प्रॉफिट्स एडिक्वेट होने के बावजूद भी जो है उनकी लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं होती, यानी कि वो जो है उस प्रॉफिट में से अपनी जो है टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो इस स्टेटमेंट से जो है वो हमें हेल्प मिलती है कि हम जो है वो देख सकें, चेक कर सकें कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पर्याप्त प्रॉफिट्स होने के बावजूद भी हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी पोजीशन हमारी वीक है। और ये जो हेल्प है जिससे इस स्टेटमेंट से हमें जो है क्या कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बना सकते हैं कि कैसे जो है वो बिजनेस में कितना क्रेडिट देना है, कब देना है, किसको देना है, किस तरह से देना है, क्या हमारी कलेक्शन पॉलिसीज रहेंगी, कैसे हमने फर्दर कैश को इन्वेस्ट करना है ताकि जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर रिटर्न आ सके। तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जैसे आपको पता ही है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो वो कौन सी एक्टिविटीज में जो है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज में जो है वो बैलेंस ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन वीक हो रही है, तो वो हम यहाँ से इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से डिटरमिन कर सकते हैं, इसलिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। देन कैश फ्लो रेशियोज कि ये जो है एक हमारा पर्पज जो कैश प्लानिंग का है, कैश कंट्रोल का है, वो सर्व हो जाता है कि कितना कैश हमें बैलेंस मेंटेन करना है, तो उसको प्लान भी कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि अगर हमने प्लान किया है तो कंट्रोलिंग भी पॉसिबल होती है, क्योंकि हम जो प्लान्ड अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं प्लान्ड के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि अगर हमें जो है वो जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ रेशोज हैं जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक है कैश टर्नओवर रेशो। कैश टर्नओवर इज कैलकुलेटेड कैसे कैसे with the formula sales per period divided by initial cash balance। तो कैश टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है? सेल्स पर पीरियड डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश बैलेंस। तो जो हमारे पास जो है सेल्स है उसको हम कैश बैलेंस से, इनिशियली जो हमारा कैश बैलेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कैश जो है वो कितनी बार टर्न आउट हुआ है उतनी सेल्स को गेन करने के लिए। तो उससे क्या है कि जितनी ज़्यादा कैश टर्नओवर रेशो रहती है उतनी ही जो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो कैश मैनेजमेंट के बारे में पता चलती है कि हम जो है वो कम कैश के साथ जो है वो ज़्यादा सेल्स गेन कर पा रहे हैं। तो कैश टर्नओवर जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मैनेजमेंट की जो है वो कैश मैनेजमेंट की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। देन कैश फ्लो कवरेज, दिस इज कैश फ्लो कवरेज फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स की जो है जो कैश फ्लो कवरेज है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट्स हमें पे करनी है, जो हमने लोन्स लिए हैं उसको पे करने के लिए कितने टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट के साथ साथ कैश अवेलेबल है। कैश फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना कैश अवेलेबल है? एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे कैश फ्लो लेना है, कैश की बात की जा रही है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले हमारे पास कितने कैश फ्लोज हैं। और उस कैश फ्लो को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल्स पेमेंट्स इनटू वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, तो इससे जो है इसको ग्रॉस अप कर लिया जाता है क्योंकि इसमें जो है टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है हमें। तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट से जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसलिए इसमें 1 माइनस टी करने की जरूरत नहीं है, बट इसको ग्रॉस अप करना पड़ता है। तो ग्रॉस अप करने के लिए प्रिंसिपल पेमेंट्स को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी से। तो जब आप इस रेशो को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी कवरेज है, कितने टाइम्स हमारे पास जो है वो कैश फ्लोज अवेलेबल हैं, कैश प्रॉफिट अवेलेबल है, जिससे जो है हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आसानी से पे कर सकते हैं। तो अगर 1 है दैट मीन्स कि जितने हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, अगर ये रेशो 1 आ जाती है आपकी, तो दैट मीन्स कि जितना इंटरेस्ट है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना है, उतने ही कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। बहुत ही बैलेंस्ड सी पोजीशन है। और अगर कहीं और कुछ खर्चे आपके बढ़ जाते हैं तो रिस्की सिचुएशन हो जाती है।
तो इट शुड बी मोर देन 1 की जो है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, जिससे जो है कितनी जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी उससे है कि हमारे पास जो है वो उतना सफिशिएंट बैलेंस है कि हम जो है वो आसानी से अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स को पे कर सकते हैं। तो फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस को डिटरमिन करने के लिए ये रेशो कैलकुलेट की जाती है। देन कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशो की जो डेली परचेजेज हो रही हैं उसके लिए कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी भी कैश बैलेंस ले लिया और एवरेज डेली परचेजेज से आपने डिवाइड कर दिया तो हमें पता चला था कि कितने दिन की परचेजेज के लिए हमने जो है वो कैश रखा हुआ है। कि जो डेली परचेज है, अगर हम जो है वो कैश बैलेंस मान लो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो आपके पास कैश अवेलेबल है और आपकी डेली परचेजेज जो है वो 100 रुपीज़ की है। तो दैट मीन्स कि 1000 / 100 यानी कि 10 डेज आप जो है वो उस कैश से परचेजेज कर सकते हैं। तो उसको इसलिए इस रेशो को निकाला जाता है कि कैश टू एवरेज डेली परचेजेस, कि डेली परचेजेस के लिए कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। और एवरेज डेली परचेजेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय डेज ड्यूरिंग द पीरियड, की परचेज कितनी है उसमें और उसको नंबर ऑफ डेज जिस भी पीरियड के लिए आपने लिया है, चाहे वो मंथली लिया है तो मंथ के डेज आ जाएंगे, अगर आपने ईयरली परचेजेस लिए तो डेज इन अ ईयर आ जाएंगे। इससे आपके पास एवरेज डेली परचेजेस आ जाएंगी और उस एवरेज डेली परचेजेस को आपने इस फॉर्मूला में यूज करना है। यहाँ लिखा ना एवरेज डेली परचेज, तो वो एवरेज डेली परचेजेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। वही कैश फ्लो रेशियोज कुछ और है हमारे पास। डेज ऑफ कैश अवेलेबल, कि कितने दिनों के खर्चे के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है वो पता लगाना है। तो क्या करना है कि एवरेज कैश बैलेंस, कि कितना एवरेज कैश बैलेंस हम मेंटेन करते हैं और एवरेज डेली आउटफ्लोज कितने हैं हमारे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितने दिन का कैश अवेलेबल है। कि हमारे हम जो है वो ऑन एन एवरेज जो है अपने पास, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के तो अलग अलग बैलेंसेस हो सकते हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल की एवरेज कैश बैलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन 5000 रुपीज़ जो है वो मेंटेन करती है और डेली उसके जो है वो खर्चे 1000 रुपीज़ के हैं। डेली के एक्सपेंसेस जो है वो 1000 रुपीज़ हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। जरूरी नहीं है कि हर दिन 1000 रुपये हो, पर यह है कि किसी दिन 1000 है, किसी दिन 1200 है, किसी दिन 1100 है, किसी दिन 900 है। तो उस तरह से जो है ये एवरेज डेली आउटफ्लोज उसके निकले हुए हैं। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 5 डेज के लिए कैश हमारे पास अवेलेबल है। देन फिफ्थ जो है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की जिसमें जो है वो कैश हमारे पास, मतलब कहने का मतलब कि ना एक्सेस में रहेगा ना कम रहेगा। तो उसके लिए क्या है कि कैश फिक्स्ड कॉस्ट जो कैश में है उसका डिवाइड करना है कैश कंट्रीब्यूशन से। कैश कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या है कि प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, की प्राइस जो है उसका, उस प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कैश कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और कैश फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप जो है वो कैश कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स कि इतना कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो है आपके पास जो है वो अपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने के लिए सफिशिएंट कैश बैलेंस हो। तो उस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि उसमें जो है आपके पास ना कम ना ज़्यादा, बट उतना कैश बैलेंस जिससे जो है आप अपने कैश के फिक्स एक्सपेंसेस और कैश वेरिएबल एक्सपेंसेस को जो है वो पे कर सकते हैं। देन कैश मैनेजमेंट मॉडल साथ ही पढ़ लेते हैं। कैश मैनेजमेंट मॉडल में क्या है कि इट इज़ यूज टू डिटरमिन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, कि कितना कैश बैलेंस हमें मेंटेन करना है, कितना कैश बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, उसको डिटरमिन करने के लिए जो है वो इस कैश मैनेजमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कैश मैनेजमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, उसी के बेस पर ये मॉडल जो है वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी की जिस पे जो है हमारी टोटल कॉस्ट, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है दोनों मिला के टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम होती है, वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। कि इतनी अगर क्वांटिटी का हम ऑर्डर करते हैं, उतने बैच का ऑर्डर करते हैं, उतनी अमाउंट ऑफ, उतनी यूनिट्स ऑफ मटेरियल का ऑर्डर करते हैं, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट कम आती है। तो उसी मॉडल के ऊपर ये डिपेंड है कैश मैनेजमेंट मॉडल। अंडर दिस मॉडल ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश इज कैलकुलेटेड, कि इसमें जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना जो है वो आपको रखना है, एक सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में कितना आपके पास कैश होना चाहिए। तो ऑप्टिमल कैश बैलेंस इज अ पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश, की अगर हम उसको कैश को होल्ड करते हैं तो उसने उसके लिए जो है वो उसकी कितनी कॉस्ट है, एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कैश इज मिनिमम, कि ये दोनों चीजें जो है
उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मिनिमम हो और साथ में जो है उसकी कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जहां पर मिनिमम होगी, वो कैश जो है हमें बैलेंस मेंटेन करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस मींस, अब कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या कह रहा है कि कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कुड बी अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैरिंग कॉस्ट यानी कि अगर आप कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं, अगर आप अपने पास रखते हैं कैश, तो आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब अपने पास रख रहे हैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से जो है हमें उस सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो कुछ इंटरेस्ट मिल सकता था। तो जो इंटरेस्ट हमने फोरगो किया है, वो जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश की। अगर कैश हमने रखा हुआ है अपने पास, बैलेंस मेंटेन किया हुआ कैश का, तो उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, जो कि वो हमें मिल सकता था अगर हम उसको कहीं पर किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते। दिस इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश। जो मैंने अभी बताया कि इस इंटरेस्ट को हम जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश कह सकते हैं। एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कैश आर द कॉस्ट which are to be incurred to convert the marketable securities into cash। की अगर हम जो है अपने पास नहीं रख रहे हैं कैश को अपने पास नहीं रख रहे हैं, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया तो जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें जो है उस मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चे देने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्रोकेज देनी है आपको, कि आपने जो है वो ब्रोकेज दी, कमीशन दी, जिससे आप अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। तो ये वाली कॉस्ट की जब हमने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। ये वाली कैरिंग कॉस्ट क्या है कि जिसमें आपने कैश बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, बट उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट जो है वो छोड़ना पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो दोनों कॉस्ट हैं, कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दोनों का टोटल जो है वो मिनिमम होगा। जिस लेवल पे, जिस कैश बैलेंस लेवल पे जो है इन दोनों का टोटल मिनिमम होगा, दैट इज योर ऑप्टिमम कैश बैलेंस। वो हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा। और उसको जो है हमने अगर ग्राफिकली नहीं, अलजेब्रिकली जो है वो फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सी का मतलब है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। वो ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए जो फॉर्मूला है, अंडर रूट निकालना है किसका, 2a इंटू एफ डिवाइडेड बाय ओ। सी का मतलब है यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जिसपे हमारी जो है वो टोटल कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। ए का मतलब है यहाँ पर एनुअल और मंथली कैश डिस्बर्समेंट, कि अगर हम मंथली बेसिस पर निकाल रहे हैं कैश बैलेंस, हमें मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड है, तो मंथली यहाँ पर हम ले लेंगे मंथली डिस्बर्समेंट्स कितनी है, मंथली पेमेंट्स कितनी है। और अगर एनुअल बेसिस पे निकालेंगे तो एनुअल पेमेंट्स ले लेंगे। एंड एफ का मतलब होगा फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, यानी कि जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट कितनी रहेगी। और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, दैट इज इन्वेंट्री जो दैट इज कैश कैरिंग कॉस्ट, कि अगर हम उसको रखते हैं तो उसकी वजह से हमें कितना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट फॉरगो करना पड़ रहा है, या वो कैश बैलेंस रखने के लिए जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो वो उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जिस पर हमारी जो है वो कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है आपके लिए। ओके, थैंक यू।